कल कहाँ तक हो गया था यार? कल ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया था, माइंड प्लान का बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गया। आज अपन पढ़ेंगे वाइंडिंग, हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर, ट्रैवलिंग रोडवे, है ना? ऐसा कर लेते हैं 2-3 दिन में, छोटा छोटा है। ठीक। सर सारे डाटा को कमांड में कैसे रखें? रिवीजन सही होगा वो ना? रिवीजन मतलब हर 2-3 दिन में देखते रहो उसको। जो डेज वाले हैं उसको हर 2-3 दिन में एक कॉपी में लिख के रखो, और हर 2-3 दिन में उसको देखते रहो। 2-3 दिन तो अब बचा ही है, तो डेली रात में सोने से पहले, है ना, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले डेली देखो, याद हो जाएगा। एक एक कॉपी में खुद से लिखो, नोट्स के भरोसे मत रहो, खुद का एक कॉपी में बना के रखो। और मॉक टेस्ट नहीं आया? अरे यार कल आकाश से बात हुआ था क्लास के बाद ही मेरा, तो वो बोला आज रात में सर अपडेट कर दूंगा। चलो मैं फिर से आज बात करता हूँ, है ना? उतना दिया है उतना इनफ है जितने सिलेबस में टॉपिक दिया है। देखो, आना तो इसी से चाहिए। देखो, इंसानियत यही कहता है कि आपने ये सिलेबस दिया है तो इससे बाहर ना दे, लेकिन जान ही रहे हो कैसी दुनिया है, इंसानियत नाम की चीज़ कुछ है नहीं। बाहर से आ गया तो क्या कर लोगे? इसलिए पूरा पढ़ो, इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि इसी से आएगा, लेकिन होना तो यही चाहिए कि आपने सिलेबस दिया है तो आप सिलेबस से क्वेश्चन दो। चलिए कंटिन्यू करते हैं ना। अपन माइंड प्लान सेक्शन वाला पोर्शन हो गया था। अब ये वाइंडिंग ऑन हॉलेज, ये दो ठो बड़ा चैप्टर है हमारे पास। वाइंडिंग शाफ्ट एंड हॉलेज रोड, है ना? तो इससे एक तो इम्पोर्टेंट है कि जिसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होगा, वही वाइंडिंग इंजन मैन बन सकता है। ठीक है, वाइंडिंग इंजन मैन कौन बनेगा? जिसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है। वाइंडिंग इंजन मैन मतलब क्या? जो शाफ्ट में केज को ऊपर नीचे करने के लिए इंजन को ऑपरेट करता है, जो शाफ्ट में केज को ऊपर नीचे करने के लिए इंजन को ऑपरेट करता है, वो वाइंडिंग इंजन मैन है। उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन ये दिया है, देखो, 30 हॉर्स पावर। यदि इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है और वो 30 हॉर्स पावर से कम है ना, उसका कैपेसिटी क्या है, 30 हॉर्स पावर से कम है, तो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है, तो बिना ड्राइवर सर्टिफिकेट का भी कोई बंदा उसको चला सकता है ना? नॉट अप्लाई लिखा है, ये जो हम ऊपर पढ़े हैं वो कहाँ अप्लाई नहीं होगा? यदि वाइंडिंग इंजन इलेक्ट्रिकल है और वो 30 हॉर्स पावर से कम है, और अगर स्टीम और कंप्रेस्ड इंजन है और उसका सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर वहाँ भी ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब बिना इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो भी वो चला सकता है, ठीक है? तो यदि इलेक्ट्रिकल है तो 30 हॉर्स पावर, और अगर स्टीम और कंप्रेस्ड इंजन है तो क्या बोल रहा है, उसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, तो भी बिना इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के वो चला ऑपरेट कर सकता है। कोई भी बंदा जिसके अदर देन वाइंडिंग इंजन मैन, मतलब जो वाइंडिंग इंजन है उसको सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग इंजन मैन ही ऑपरेट करेगा, कोई और ऑपरेट नहीं करेगा। तो चलो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? वैसे रीजनल इंस्पेक्टर, अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि वाइंडिंग इंजन का ड्यूटी बहुत ही थकाऊ है, मतलब क्या है, वाइंडिंग इंजन मैन का काम क्या है, बार बार केज को ऊपर लेना नीचे करना, मतलब पूरा इंगेज रहना, है ना, और रीजनल इंस्पेक्टर ये अपना ओपिनियन रखता है कि वाइंडिंग इंजन मैन का ड्यूटी जो है वो आर्डुअस है, मतलब थकाने वाला है, तो उसका उस शिफ्ट को कम कर सकता है। कितना कम कर सकता है? 5 घंटा। 5 घंटा से कम नहीं होना चाहिए। स्टीम वाला, ये जो ऊपर में ये पढ़ा हमने, है ना, एक क्या होता है जो स्टीम मतलब भाप से चलता है इंजन, जो हमारा ट्रेन देखे ना, भाप से पहले ट्रेन चलता था, तो वैसे ही इंजन भी हमारा क्या है, वाइंडिंग शाफ्ट भाप से चलता है। तो अगर वो वाला इंजन है ना, कंप्रेस्ड एयर से चलने वाला या भाप से चलने वाला, तो वहाँ 18 सेंटीमीटर से डायमीटर, अगर वाइंडिंग इंजन का डायमीटर मतलब ये, है ना, वाइंडिंग इंजन का डायमीटर ये 18 सेंटीमीटर से कम है। फैन का आवाज़ आ रहा है, अच्छा बंद करता हूँ। अब ठीक है?
चलो कंटिन्यू करते हैं, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा था वो बहुत। हम्म तो क्लियर है ना भाई। इंजन का डायमीटर, अगर वाइंडिंग इंजन का सिलेंडर का डायमीटर है ना, सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से कम है और कम, वो है इलेक्ट्रिकल इंजन है और 30 हॉर्स पावर से इलेक्ट्रिकल का कैपेसिटी कम है, तो क्या हो भाई कि आपका इंजन मैन सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो भी कोई भी वाइंडिंग इंजन ऑपरेट कर सकता है। ये हो गया था। अगर थकाऊ है तो पीरियड ऑफ शिफ्ट घटा सकता है रीजनल इंस्पेक्टर, जो कि 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम 5 घंटा। नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर नोटिस देगा। ठीक है, नोटिस देगा, किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखना। नया वाइंडिंग हम लगाना चाहते हैं तो 60 दिन पहले, है ना, लगाना चाहते हैं उससे 60 डेज पहले। देखो 3 लाइन बढ़िया दिख रहा है कि नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन लगाना चाहते हैं, कौन देगा नोटिस? ऑनर, एजेंट और मैनेजर, तीनों का नाम है। और किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सीआई और आरआई, दोनों का नाम है। और ये 60 दिन पहले देगा। ठीक है, सीआई एंड आरआई दोनों को देगा। और लगाने से 60 दिन पहले। अगर एक वाइंडिंग इंजन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी नया इंस्टॉलेशन कहलाएगा। ये नहीं कि भैया ये तो पहले से था, है ना, ऐसा नहीं। ये नहीं कि ये पहले से था, इसका हम नोटिस नहीं देंगे, नहीं, हमारे यहाँ पास लगा है, हम दूसरे शाफ्ट में ले जाना चाहते हैं, तो वो भी नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही कहलाएगा। ये हो गया। अब ये एंगल ऑफ फ्लिट तो एवरग्रीन चीज है, आंसर आता ही है। एंगल ऑफ फ्लिट क्या होना चाहिए? 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो गया डायमीटर ऑफ द ड्रम और सीस ऑफ वाइंडिंग। हाँ, जो ड्रम, जो हमारा वाइंडिंग इंजन का ड्रम है, ठीक है, वाइंडिंग इंजन का ड्रम है, उसका डायमीटर क्या बोल रहा है? यदि 25 अक्टूबर 1955 से पहले बना है तो 80 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, मतलब रोप जो भी है उसका 80 गुना होगा। कब 80 गुना कब होगा? जब 25 अक्टूबर 1955 से पहले बना है। और उसके बाद जब भी कुछ भी लग रहा है तो 100 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, जो वाइंडिंग ड्रम होता है जिसमें रोप लपेटाता है, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए? रोप के 100 गुना होना चाहिए, है ना। लेकिन 1955 ये डेट यदि लिख दिया कि इससे पहले का, तो भैया अपने को पता होना चाहिए 80 गुना, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी है बहुत से एग्जाम में, आ चुका है ना। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट था वो। फ्लैंजेस, मतलब फ्लैंजेस क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फ्लैंजेस किससे रिलेटेड है? तो अपना जो ड्रम है उसमें ये जो खांचा बना रहता है जिसमें रोप रहता है उसको फ्लैंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग ड्रम से रिलेटेड चीज है फ्लैंजेस। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फ्लैंजेस किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन वाइंडर और कोपे वाइंडिंग को छोड़कर क्या होता है? रोप जो रहता है वो ड्रम में फिक्स रहता है। ठीक है, अगर ड्रम वाइंडिंग है तो रोप क्या करेगा? एक एंड रोप का ड्रम में फिक्स रहेगा, एक्सेप्ट फ्रिक्शन वाइंडर। फ्रिक्शन वाइंडर में ड्रम में फिक्स नहीं होता है। ओके, ये हो गया। और क्या बोल रहा है? जब केज सबसे नीचे रहेगा, वो लोएस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट, शाफ्ट के सबसे नीचे, ये शाफ्ट है, सबसे नीचे में केज है, तो वो क्या बोल रहा है? ये जो ड्रम में लपेटाया हुआ है, ये ड्रम में रोप लपेटाया हुआ है, तो ये कम से कम दो टर्न होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 टर्न ऑफ द रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज लोएस्ट वर्किंग पॉइंट। ठीक है, केज अगर लोएस्ट पॉइंट में है तो कम से कम 2 रोप टर्न होना चाहिए। जैसे प्रोवाइडेड वन और मोर ब्रेक ऑन द ड्रम और द ड्रम शाफ्ट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा ब्रेक होना चाहिए। एक ऐसा, उनमें से कम एक ऐसा ब्रेक होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो हमेशा ऑन पोजीशन में हो, एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटर, जब चाल ऑपरेट कर रहे हैं तब तो वो ऑफ होगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ऐसा ब्रेक कम से कम होना चाहिए जो हमेशा ऑन पोजीशन में हो। ठीक है, जहाँ ब्रेक पावर ऑपरेटेड है तो उनमें से एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली हमेशा लग जाए अगर पावर सप्लाई फेल हो जाए। पावर ऑपरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक चल रहा है, तो उनमें से एक, मतलब एक से ज्यादा ब्रेक रहेगा और एक ब्रेक ऐसा रहेगा जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए। मान लो इलेक्ट्रिसिटी फेल हो तो ये नहीं कि केज नीचे गिर जाए, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाए? ब्रेक लग जाए। ओके, और क्या है? द ब्रेक ऑन द ड्रम कीपिंग सच ड्रम स्टेशनरी। ब्रेक क्यों, ब्रेक का यूज क्यों है? ड्रम को स्टेशनरी रखने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि उसका स्पीड कम करने के लिए। ब्रेक ब्रेक का क्या यूज है?
अपना, मान लो कहीं केज को रोके हैं तो केज वहीं का वहीं रुका रहे, है ना। मान लो ऊपर ऊपर है, शाफ्ट के ऊपर में है, तो यहीं का यहीं रुका रहे, इसलिए ब्रेक यूज किया जाता है। नॉट फॉर लोअरिंग द केज, ये नहीं कि ब्रेक लगा लगा के धीरे धीरे केज को नीचे कर रहे हैं। जहाँ कंप्रेस्ड एयर और स्टीम, ठीक है, जहाँ वाइंडिंग इंजन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टीम और कंप्रेस्ड एयर है, वहाँ स्क्रू स्टेप वाल्व नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या होगा? वाह, केज का रोप टूट जाता है तो क्या होता है? केज का रोप टूट जाता है तो उसको कैप्स वगैरह रहते हैं वो पकड़ लेते हैं ना। तो ये हो गया आपका स्टीम। हाँ, स्क्रू स्टॉप वाल्व, यदि स्टीम और कंप्रेस्ड एयर इंजन है तो वहां आपका स्क्रू स्टॉप वाल्व नहीं यूज होगा। ठीक है, ये देखिए, एवरी इंजन सेल बी इक्विप्ड विद रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर। हर इंजन में क्या लगा रहेगा? ओवर राइडिंग तो अलग चीज हो गया यार, वो तो डिटैचिंग हुक अपना काम करता है। ओवर राइडिंग होता है मतलब वो शाफ्ट से बाहर फेंकाने के लिए करता है केज, तो डिटैचिंग हुक क्या करता है, प्लेट में जाके लटक जाता है, केज को लटका देता है। ठीक है, ओवर राइडिंग अलग चीज है। हाँ, डेप्थ इंडिकेटर क्या है आपका? एक रोप में मार्क तो रहेगा ही, इन एडिशन टू एनी मार्क ऑन द रोप, रोप में एक मार्क तो रहेगा ही जो क्या शो करेगा कि सिर्फ 2 टन बचा है, 2 टन के बाद हमारा केज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर रहेगा जो कि ये पूरा शो करते रहेगा कि कितने डेप्थ पे आपका केज है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द केज बताएगा डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, एक एंड एन ऑटोमेटिक डिवाइस रहेगा जो कि बेल बजने लगेगा इंजन रूम में कि सिर्फ 2 रिवॉल्यूशन बचा है, उसके बाद टॉप पे आ जाएगा आपका केज। ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर मतलब आपका केज का पोजीशन उससे पता चलता है। रोप में मार्क भी रहता है कि अपने को पता चल जाता है कि सिर्फ 2 रिवॉल्यूशन और ड्रम होगा तो हमारा केज ऊपर आ जाएगा, ताकि इंजन मैन को पता रहे कि कहाँ पास हमारा वो केज है। ये हो गया। शाफ्ट फिटिंग देखो, सिग्नल सिस्टम देते हैं भाई, सिग्नल सिस्टम रहेगा किसके किसके बीच में रहेगा? टॉप ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में सिग्नल सिस्टम रहेगा। मतलब ये आपका शाफ्ट है, यहाँ और यहाँ सिग्नल सिस्टम हम देंगे, बॉटम में भी देंगे और टॉप में भी देंगे, टॉप और बॉटम के बीच में। और टॉप और एवरी इनसेट, मतलब बीच में कहीं भी इनसेट है तो वहां भी आपका आपका सिग्नल सिस्टम रहेगा, है ना। सिग्नल सिस्टम क्वेश्चन पूछ सकता है किसके किसके बीच में देते हैं, तो टॉप और बॉटम के बीच में भी देते हैं और टॉप और इनसेट के बीच में भी देते हैं। ठीक है, जितने भी सिग्नल रहेंगे वो टॉप और वाइंडिंग इंजन मैन के बीच में भी रहेगा, है ना। अब देखिए ये आपका शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, तो वाइंडिंग इंजन कहाँ है? यहाँ पास है, कहीं घर बना देते हैं वहां वाइंडिंग इंजन मैन है। तो ये आपका शाफ्ट टॉप है और ये वाइंडिंग इंजन मैन यहाँ है। ठीक है, वाइंडिंग इंजन, तो इनके बीच भी सिग्नलिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, इनके बीच भी सिग्नल सिस्टम रहेगा ताकि यहाँ बैंक्स मैन बता सके, कुछ सिग्नल दे सके वाइंडिंग इंजन मैन को। और ये टॉप और बॉटम के बीच में सिग्नल सिस्टम रहेगा और टॉप और इनसेट के बीच में सिग्नल सिस्टम रहेगा। किसके किसके बीच में सिग्नल सिस्टम समझ में आ गया? टॉप से वाइंडिंग इंजन मैन, टॉप से इनसेट और टॉप से बॉटम, इन तीनों के बीच में सिग्नल सिस्टम रहेगा। ठीक है, वाइंडिंग रोप का एज कितना है, लाइफ? 3.5 साल की। हॉलेज रोप का है शायद वो, क्या बताओ यार, 3.5 साल ये जहां तक याद आ रहा है। ये हो गया। ठीक है, तो सिग्नल किसके किसके बीच में समझ में आ गया? टॉप और बॉटम के बीच में, टॉप और इंसर्ट के बीच में, और टॉप और वाइंडिंग इंजन के बीच में। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है और अब तक तो रटा जाना चाहिए। ठीक है, अब तक रटा जाना चाहिए। तो इसमें अपना ट्रिक हमने यही निकाला कि 2 रैप में लोअर, चाहे हॉलेज हो, चाहे सिंकिंग शाफ्ट हो, चाहे ये मैन वाइंडिंग हो। ठीक है, तो 2 रैप में क्या लिखा है? लोअर लिखा है, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, अगर 2 रैप एक एग्जाम में आ भी गया तो चलो बहुत अच्छी बात है, 2 रैप आया तो लोअर। अब इसमें अब तो रटा गया होगा आप लोगों को कि 1 रैप है अगर स्टॉप पोजीशन में है, स्टॉप करना है अगर मोशन पोजीशन में है, और अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट करना है 1 रैप में। 3 रैप्स में रेडी टू असेंड और डिसेंड, और 3 रैप्स में मैन में एंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, इसका बस ये ट्रिक है कि भाई 2 रैप मतलब लोअर,
तो वन रैप या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अगर मोशन में है तो जाहिर सी बात है रोकना है, और सॉरी मोशन में है तो रोकना है, अगर स्टॉप है तो रेस करना है। ठीक है, तो ये तो अब तो भाई इतने इतना एग्जाम आप लोग दे चुके हो, तो इसको तो अब उम्मीद रखता हूँ कि अब याद होगा सबको। अब कोड ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, कोड ऑफ सिग्नल्स जो भी बनाएंगे, ये जो कोड ऑफ सिग्नल है कि कौन से रैप में क्या करना है, वो अपन शाफ्ट के टॉप में चिपका देंगे, इंसेट और लैंडिंग हर जगह चिपका देंगे। ओके, कौन सिग्नल देगा, बैंक्समैन या ऑनसेटर ही देगा। ठीक है, सिग्नल जो भी देगा, वाइंडिंग इंजन मैन को सिग्नल देगा कि भैया चलो सब अंदर घुस गए हैं, वाइंड केज को नीचे करो या ऊपर करो। कौन सिग्नल दे रहा है, बैंक्समैन या ऑनसेटर ही देगा। ठीक है, या किसी और बंदे को अगर मैनेजर ऑथराइज करेगा तो वो देगा। कोई भी डिफेक्ट, अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो किसको रिपोर्ट करना है, ऑफिशियल को रिपोर्ट करना है ना। कोई भी डिफेक्ट आता है सिग्नलिंग सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोड ऑफ सिग्नल मैनेजर बनाता है। एक मिनट, वैसे सिग्नल बनाता कौन है, बना हुआ है बॉस, ये कोड ऑफ सिग्नल बना हुआ है, ये तो सीएमआर है, ये बना हुआ है, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, ये तो है ऑलरेडी हमारे पास कोड ऑफ सिग्नल बना। भाई सिग्नल यही यूज होगा चाहे कोई सा भी माइंस हो। ठीक है, तो कौन बनाएगा ये तो सवाल ही नहीं होता, ये तो सीएमआर में बना हुआ है। मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सीएमआर बनाया है उसने बता दिया है कि ये कोड ऑफ सिग्नल है, तो ये सवाल ही गलत है कि कौन बनाएगा, ये बना हुआ है, ये आपके सामने बना हुआ है कोड ऑफ सिग्नल। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनाता है, जो मैनेजर आंसर दिए हो, कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग चीज हो गया। जो कोड ऑफ सिग्नल बना हुआ है, इसको बनाने की क्या जरूरत है ना। हाँ चलो, क्लियर हो गया क्या, मतलब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये तो बना बनाया है, अब इसको कौन बनाएगा। In addition to the system of signaling provided in the regulation, another effective means of two-way टेलीफोन सिग्नलिंग सिस्टम तो रहेगा ही। ठीक है, बैंक्समैन और ऑनसेटर के पास सिग्नल सिस्टम तो रहेगा ही, उसके अलावा टेलीफोन सिस्टम भी रखेंगे। मान लो सिग्नल सिस्टम खराब हो गया है ना, तो क्या होगा, टेलीफोन से वो बता देगा कि हाँ भैया सब घुस गए हैं, चलो अब चालू करो। कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है मैनेजर। ठीक है, एक तो ये हो गया। भी देखो क्या है, वेयर रोप गाइड्स आर यूज्ड। हाँ, रोप गाइड्स के साथ क्या रहता है, चीज वेट और बॉटम क्लैम्प्स, है ना। ये अपन बॉम्ब में पढ़ते थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये सब में हुआ था, तो याद रखना है रोप गाइड्स के साथ क्या यूज होता है, चीज वेट और बॉटम क्लैम्प्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। डॉग्स और अदर डिवाइस, डॉग्स का आता है क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजन होता है, तो ये कहाँ रहता है भाई, टॉप जहाँ लैंडिंग रहता है ना, जहाँ ऊपर में शाफ्ट के टॉप में जो लैंडिंग वाला पोजीशन है वहां डॉग्स लगे रहते हैं। तो एक तो ये रखना है कि डॉग्स कहाँ रहता है, वो शाफ्ट के टॉप में, शाफ्ट के टॉप में रहता है। किस लिए काम आता है, होल्डिंग द केज, केज को टॉप में होल्ड करने के लिए काम आता है डॉग्स। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉग्स किससे रिलेटेड है, हॉलेज से, वाइंडिंग से, या बोथ से, या ट्रेवलिंग रोडवे से, है ना, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो डॉग्स जो है वो वाइंडिंग से रिलेटेड है। कहाँ यूज होता है, शाफ्ट के टॉप में यूज होता है। किस लिए यूज होता है, केज को होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, कब, इन द इवेंट ऑफ ओवरवाइंड। ठीक है, ओवर वाइंडिंग के समय में केज को होल्ड करने के लिए डॉग्स यूज होता है। अब देखो अगला क्या है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग, मतलब फ्रिक्शन वाइंडर में कैप्स नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है कैप्स किस में रहता है, तो कैप्स सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर लिखा है, मतलब फ्रिक्शन वाइंडिंग में कैप्स नहीं होता है, क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम होता है। हाँ, कैप्स देखो यहाँ होता है ना, ये सब यहाँ अपना कैप्स लगा देते हैं इस तरीके के, ताकि उसको पकड़ सके, है ना। तो ये हो गया। हाँ, अब देखो क्या है, कैप्स सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में होता है। क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, कैप्स किससे रिलेटेड है, कैप्स किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन वाइंडिंग, ड्रम वाइंडिंग, बोथ। तो इसका आंसर क्या है, कैप्स सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में यूज होता है, फ्रिक्शन वाइंडिंग में यूज नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो ऑन पोजीशन में हो व्हेन द ऑपरेटिंग लीवर इज रिलीज। जैसे ही ऑपरेटिंग लीवर रिलीज होता है, तो मतलब अपना केज जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ऑन पोजीशन में आ जाएगा कैप्स, ताकि किसी तरीके से नीचे ना जाए। हम्म, एक ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, प्रोटेक्टिव रूफिंग। प्रोटेक्टिव रूफ कहाँ रहता है, बॉटम ऑफ द शाफ्ट में, है ना।
प्रोटेक्टिव रूफ कहाँ बनाया जाता है? शाफ्ट के बॉटम में, कि जब आपका केज नीचे आए तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव रूफिंग आ जाए, है ना, प्रोटेक्टिव रूफ आ जाए। तो प्रोटेक्टिव रूफ और केज के बीच की दूरी बोल रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई वाइंडिंग में कन्वर्जेंस गाइड यूज होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैन वाइंडिंग, ठीक है, मैन वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैन वाइंडिंग क्या है। डिटैचिंग हुक किस में यूज होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिटैचिंग हुक किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में, ठीक है। क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड होता है कि डिटैचिंग हुक किस में यूज होता है। डिटैचिंग हुक किस में यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में होता है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग, ठीक है। फ्रिक्शन वाइंडिंग में डिटैचिंग हुक नहीं रहता है। अब ये बोल रहा है कि सेंटर प्लेट ये सेंटर प्लेट है और नीचे डिटैचिंग हुक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? shall not be less than 1.8 मीटर, where a geared engine used and not less than 3.6 मीटर, 18 दूनी 36, है ना। तो 1.8 अगर गियर्ड इंजन है और डायरेक्ट इंजन है तो 3.6 मीटर। ये सब डायरेक्ट आपका ये सब आपका डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है ना। तो डिटैचिंग हुक और प्लेट के बीच की दूरी 1.8 मीटर गियर्ड इंजन में और डायरेक्ट एक्टिंग इंजन में 3.6 मीटर। इन एवरी शाफ्ट, हर एक शाफ्ट में, देखो डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस किस में यूज होता है? हर एक शाफ्ट में। वो किस लिए यूज होता है? टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम क्या है? ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग से प्रिवेंट करना, ठीक है। क्लियर हुआ? ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग से प्रिवेंट करना काम है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का। ये हर एक शाफ्ट में यूज होता है, ठीक है। This shall prevent the descending cage from being landed at the pit bottom at a speed exceeding 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड जाने नहीं देता है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस, ठीक है। क्या स्लो बैंकिंग में भी है? स्लो बैंकिंग मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस का काम क्या है? जो केज नीचे जा रहा है उसको 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड होने नहीं देता है। वो हर एक शाफ्ट में रहता है, उसका काम क्या है? ओवर स्पीडिंग से प्रिवेंट करना, है ना। टेस्ट ऑफ एवरी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस, जो भी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस है उसका टेस्ट क्या करेंगे? हर 7 दिन में करेंगे, बाय रेजिंग ईच केज टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट ओवर द टॉप मोस्ट लैंडिंग, ठीक है। रेज केज को ऊपर खींच करके ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस हर 7 दिन में वो चेक करेंगे। और हर 3 महीना में क्या चेक करेंगे? अटेम्प्टिंग टू लैंड द डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में डिसेंड केज को नीचे ले जाके टेस्ट करेंगे कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस काम कर रहा है कि नहीं, इसको 1.5 मीटर पर सेकंड में लिमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस के अलावा क्या यूज करेंगे? ऑटोमेटिक कंट्रोलेंस के अलावा हम एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर देंगे रोप में, ठीक है। इंजन इंडिकेट करेगा जो, कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन ट्वाइस द सर्कमफेरेंस डन फ्रॉम द कंप्लीशन। मतलब दो दो टर्न बस बचा है, एक ऐसा पॉइंट फिक्स करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि दो ही पॉइंट टर्न बचा है, उसके बाद हमारा केज ऊपर आ जाएगा। उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे? स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस तो है ही, जो 1.5 मीटर पर सेकंड वाला है उससे ज्यादा नहीं होने देगा। उसके अलावा एक ऐसा पॉइंट हम फिक्स करेंगे जिसके बाद हमको पता चल जाएगा कि दो ही सर्कमफेरेंस बचा है कंप्लीट होने के लिए वाइंडिंग, वहां से हम स्पीड कर देंगे 1.2 मीटर पर सेकंड। अब देखो गेट जो लगा रहता है, गेट है ना, केज का गेट है, उसका गैप बोल रहा है। गेट और किसके बीच में? गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ द केज और लोएस्ट पार्ट ऑफ द गेट, ठीक है। केज का फ्लोर और गेट का लोवेस्ट पार्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर एक क्वेश्चन यहाँ पूछो। डज नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर एंड डज नॉट एक्सीड 25 मिनट बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ गेट्स, ठीक है। देखो ये लाइन क्या कह रहा है? ये आपका गेट है केज का और ये आपका केज है। तो गेट और केज के बीच की दूरी का क्या बोल रहा है? फ्लोर और गेट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, और उसके बीच में जो बार रहते हैं, ठीक है, बार का दो बार के बीच 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा।
हाँ, बॉटम में 1.5, टॉप में 1.2। हाँ, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के केस में 1.5, और अगर वो ठीक है। तो ये गेट वाला याद रखना बॉस। ठीक है, 2 बार के बीच में 25 सेंटीमीटर और गेट और नीचे के बीच में। डेप्थ इंडिकेटर यार आपका इंजन में शो करेगा, एक मॉनिटर रहेगा उसमें शो करेगा कि डेप्थ इंडिकेटर की इतना ही टन बचा है ना? शो करने लगेगा, इंडिकेट करने लगेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म बजने लगेगा। ये हो गया, हाँ। 15। अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन कौन फिक्स करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन की एक केज में कितने परसेंट ट्रेवल कर सकते हैं वो कौन फिक्स करता है? मैनेजर करता है। और ये भी याद रखना है कि 0.2 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया पर पर्सन। पर पर्सन के लिए 0.2 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया दिया हुआ है। ठीक। 1 मिनट, देवेंद्र सर का मैसेज आया है कि कितना बजे तक क्लास लेंगे, कितना बजे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा मैनेजर फिक्स करता है, और 0.2 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया पर पर्सन, है ना? ये हो गया, ये हो गया। वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? मैन वाइंडिंग की बात कर रहे थे, जिसमें आदमी लोग ट्रेवल करते हैं। अब क्या बात करेंगे कि शाफ्ट हम खोद रहे हैं। ठीक है, जब शाफ्ट खोदते खोदते 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाता है, तो जो भी बकेट और कोई भी हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें डिटैचिंग हुक लगेगा। डिटैचिंग हुक सिंकिंग शाफ्ट में कब लगेगा? जब हम शाफ्ट खोद रहे हैं, तो एक ऐसा समय हुआ है, सिंकिंग शाफ्ट अपन खोद रहे थे, ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा कि 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ बढ़ जाएगा, तो डिटैचिंग हुक वहां यूज होगा, है ना? बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल और डिटैचिंग हुक सेम चीज है कि 3.6 मीटर, है ना? क्लियर स्पेस किसके किसके बीच में? डिटैचिंग हुक और उसके सेंटर पॉइंट के बीच में 3.6 मीटर आपका गैप होना चाहिए। हाँ, 8:15 से चालू हुआ है क्लास। 9:15 9:30 लिख दिया हूँ सर को। देखते हैं। वैसे शाफ्ट एक्सीड 150 मीटर डेप्थ, 45 मीटर रहा तो क्या बोलेंगे? 45 मीटर दिया तो अपन क्या बोलेंगे भाई कि डिटैचिंग हुक। अब 150 मीटर से ज्यादा हुआ तो क्या बोल रहे हैं? ओवरहेड प्रोटेक्शन लगाएंगे। 150 मीटर से ज्यादा शाफ्ट खोदते खोदते 150 मीटर पहुंच गए तो अपन ओवरहेड प्रोटेक्शन लगाएंगे, ताकि शाफ्ट से कुछ गिरे ना। और सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड्स भी कब लगाएंगे? सिंकिंग शाफ्ट में गाइड्स कब लगाएंगे? जब 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंकिंग शाफ्ट है, सिंकिंग शाफ्ट में आप गाइड्स कब लगाएंगे? गाइड्स कब लगाएंगे? जब 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, तब आप उसमें गाइड्स लगाएंगे। ठीक है, तो दो दो चीज मिला, 45 मीटर में डिटैचिंग हुक, और गाइड्स कब लगा रहे हैं? जब 150 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, तब सिंकिंग शाफ्ट में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, हम शाफ्ट खोदना चालू किए, ये 45 मीटर तक पहुंच गए, इसका गहराई कितना हो गया? 45 मीटर। जब 45 मीटर पहुंचे तो हम रोप में क्या लगा देंगे? डिटैचिंग हुक। अब शाफ्ट खोदते खोदते अपन 150 मीटर के आसपास आ गए, ठीक है, 150 मीटर में आ गए, तब अपन उसमें गाइड रोप लगाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव रूफ लगाएंगे, गाइड रोप लगाएंगे, जो कि एक्सटेंडेड विद इन 22.5 मीटर ऑफ द शाफ्ट बॉटम। बॉटम से शाफ्ट 22.5 मीटर रहेगा, है ना? ये 150 मीटर वाला हो गया। अब देखो, सिंकिंग शाफ्ट का सिग्नल सिस्टम अलग है, और सिग्नलिंग अप्लायंस जो है वो उसको एग्जामिन करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन हर 24 घंटे में, 24 आवर्स में। ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट है। प्रोटेक्टिव रूफ, भाई जब सिंकिंग शाफ्ट है मतलब नीचे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, शाफ्ट को खोद रहे हैं और यहाँ पास काम कर रहे हैं, तो यहाँ पास एक प्रोटेक्टिव रूफिंग जैसा बना देंगे कि अब बंदे यहाँ काम भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ गिरा तो ये रूफ के ऊपर गिरेगा। ठीक है, शाफ्ट में प्रोटेक्टिव रूफ लगाएंगे, केज वेज में नहीं लगाएंगे। ठीक है, बंदे नीचे काम करेंगे 150 मीटर, ये तो अपने को 150 मीटर बहुत गहरा हो गया, तो उस केस में क्या, ऊपर से कुछ गिरेगा तो डैमेज हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्टिव रूफ लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब ये भी है, देखिए यहाँ भी टू रैप मतलब लोअर है। ठीक है, तो एक तो रट लीजिए कि टू रैप लोअर,
1 रैप में मोशन है तो स्टॉप करेंगे, और 1 रैप अगर रेस्ट में है तो क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। 3 रैप में टेक अप स्लैक व्हेन मैनर राइडिंग। ये तो चलो याद हो ही गया होगा। वही चीज है, 45 मीटर से ज्यादा होगा तो प्रोटेक्टिव कवरिंग। वाइंडिंग रोप्स जो भाई पूछ रहा था ना, अब आएगा शायद वो वाला। वाइंडिंग रोप कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, विजिबल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सब सारे कॉमन सेंस है। एक्सेप्ट इन सिंकिंग आर लेस देन 30 मीटर, एवरी वाइंडिंग रोप शैल बी, हाँ 30 मीटर से अगर कम है, सिंकिंग शाफ्ट का 30 मीटर से कम है, तो क्या बोल रहा है भाई कि 30 मीटर से कम है, उस कंडीशन को छोड़कर, 30 मीटर से कम है उस कंडीशन को छोड़कर जो भी वाइंडिंग रोप है वो कैसा रहेगा, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का रहेगा। 30 मीटर से कम है तो कुछ और हो सकता है, ठीक है। 30 मीटर से ज्यादा जो भी वाइंडिंग रोप यूज हो रहा है वो क्या होगा, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का यूज होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नो रोप अदर देन रोप ऑफ नॉन स्पिनिंग टाइप, ठीक है। जो भी हमारा वाइंडिंग रोप रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉन स्पिनिंग टाइप वाइंडिंग रोप रहेगा। स्प्लाइस रोप आपका वाइंडिंग में कभी यूज नहीं होगा। जो स्प्लाइस रोप मतलब, दो फिर से क्या चीज, ये 30 मीटर वाला, आप ये मान के चलिए वाइंडिंग रोप क्या चीज का बना रहेगा, किस मटेरियल का, कोल्ड रॉन स्टील वायर का रहेगा, ये रखिए। लेकिन अगर 30 मीटर से कम है, शाफ्ट का गहराई 30 मीटर से कम है, खोद रहे हैं 30 मीटर से कम है, उस केस में कोल्ड रॉन स्टील वायर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो यही समझ नहीं आता कि 45 मीटर बोलता है, कहीं 150 मीटर बोलता है। प्रोटेक्टिव रूफ और प्रोटेक्टिव कवरिंग बोथ आर सेम और नॉट। प्रोटेक्टिव रूफ, हाँ सेम ही है, प्रोटेक्टिव रूफ मतलब आपका वही एक ही चीज है ना। तो स्प्लाइस वाला तो समझ रहे हो, दो रोप को जो जोड़ते हैं, ऐसा जुड़ा हुआ रोप आपका वाइंडिंग में नहीं चलेगा। अब ब्रेकिंग लोड जिस रोप का 10 से कम है, ठीक है, ब्रेकिंग लोड 10 टाइम्स द मैक्सिमम स्टैटिक लोड है, मतलब कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि 10 से कम है तो वो नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए वाइंडिंग रोप का, ठीक है। एट एवरी माइन where a shaft is used for lowering or raising a person, at least one spare winding rope shall be kept in store। कम से कम एक स्पेयर वाइंडिंग रोप क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए अलग से, ठीक है। ये हो गया। और ये फैक्ट 10 से कम नहीं होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइंडिंग रोप का, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक लोड मतलब उसमें जितना लोड पड़ रहा है, और ब्रेकिंग लोड जिस जिस लोड पे वो ब्रेक हो जाएगा, वो उसका क्या होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। एक ये हो गया। फिर देखो क्या है, if in the case of a rope test certificate of its breaking load is not available, ठीक है। रोप का टेस्ट सर्टिफिकेट अगर हमको ये नहीं पता है कि रोप का सर्टिफिकेट मतलब हमारे पास नहीं है कि सही है कि नहीं रोप, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कम से कम 3 मीटर का लेंथ काटेंगे और उसको लेबोरेटरी में चेक करेंगे। जब रोप का टेस्ट करेंगे तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 3 मीटर का जिस तरफ से वो अटैच है कैपल में, वह रोप का वह सिरा जो कैपल में अटैच है उसको 3 मीटर हम काटेंगे और टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। ये देखो भाई, वाइंडिंग रोप का जो लाइफ है वो कितना होना चाहिए, 3.5 साल, 3.5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाइंडिंग रोप का लाइफ क्या होना चाहिए, 3.5 साल। इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इजी पेपर बनता है तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये यही सब आते हैं जब इजी पेपर बनता है तो। No mode or type of capping shall be used which fails to stand at least 10 times the maximum static load, है ना। मतलब कोई भी ऐसा कैपिंग, जो कैपिंग मतलब क्या, वो जो सिरा है ना, रोप का एक सिरा जिसमें कि केज को अटैच करेंगे, वो ऐसा कैपिंग नहीं होना चाहिए जो इसमें 10 गुना लोड सह ना सके, ठीक है। 10 गुना लोड सह ना सके, जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड है उसका 10 गुना। जो भी मान लो हमको 10 केजी का केज लगाना है तो कम से कम ये कितना, 100 केजी उठाने का क्षमता होना चाहिए इस कैपल में। क्लियर है, 10 गुना मतलब समझ रहे हैं। हमको इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, कि केज में कितना भार आएगा, 10 केजी का आएगा, तो इसका कम से कम 100 केजी का क्षमता होना चाहिए, ऐसा कैपल होना चाहिए, ठीक है। रिकैपिंग हर 6 महीने में होगा। नो बैंड बैक वायर टाइप कैपल शैल बी यूज विद वाइंडिंग रोप। वाइंडिंग रोप में
बेंट बैक वायर टाइप रोप कैपल यूज नहीं होगा। यही है बेंट बैक जो मैंने बनाया है, ठीक है, इस तरीके से बेंट बैक, इस तरीका कैपल यूज नहीं होगा। वेयर व्हाइट मेटल यूज, ये देखो इंपॉर्टेंट है कि अगर व्हाइट मेटल यूज होता है तो अगर रोप का डाया, तो टेपर्ड पोर्शन क्या होगा, टेपर्ड पोर्शन मतलब ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है वो कितना होना चाहिए, 6.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, रोप का 6.5 टाइम्स। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, ये जो टेपर्ड पोर्शन है, रोप का टेपर्ड पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, 6.5 टाइम्स, 6.5 टाइम्स रोप के डाया के बराबर, अगर 26 मिलीमीटर तक उसका साइज है तो। और 26 मिलीमीटर से ज्यादा डायमीटर का रोप है तो कितना होगा, 7 1/3 टाइप। अब देखो 7 और 1/3 इस तरीके का तो हमको याद हो गया, ठीक है, 7 and 1/3, इसको इस तरीके का भी ऑप्शन रहता है, 3 7 21 प्लस 1 22/3, ठीक है, 23/3, ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 21 पॉइंट 7.3 समथिंग है ना, 7.33, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो उसको टिक मार के आना है। ये नहीं कि 7 1/3 अपन याद करके रखे हैं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है तो नन ऑफ दीज मार के आ गए। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आपको टिक करके आना है, 22/3 दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 7 1/3 ही हमें मिलेगा तभी टिक करूंगा, नहीं तो नन ऑफ दीज कर दूंगा, नहीं, 22/3 भी ऑप्शन में हो सकता है। अगर व्हाइट मेटल यूज हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 300 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब उसको हम पोर कर रहे हैं सॉकेट में, सॉकेट में जब हम डाल रहे हैं उस व्हाइट मेटल को, तो उस केस में 363 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 300 363 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग मतलब व्हाइट मेटल को 300 डिग्री पे हम टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, और 363 डिग्री ये है कि जब हम उसको सॉकेट में डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 363 डिग्री। A socket shall be heated to a temperature of about 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर द व्हाइट मेटल इज poured into it। अब वो सॉकेट है, सॉकेट में व्हाइट मेटल डाल रहे हैं, ये रोप है, रोप और सॉकेट में व्हाइट मेटल डाल के इसको जमाते हैं। ठीक है, तो जब डाल रहे हैं तो इस कैपल को भी अपन क्या करेंगे, 100 डिग्री में उसको हीट, सॉकेट को भी 100 डिग्री में पहले हीट कर लेंगे उसके बाद ही डालेंगे। 365 डिग्री नहीं यार, 363 डिग्री देख लो, है ना, 65 मत याद रखो। अब फ्रिक्शन वाइंडर में एवरी रोप सेल बी रीकैप वन सर्टिशन एवरी 6 मंथ, है ना, फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़कर जो भी है आपका रिकैपिंग कितना होगा, हर 6 महीने में होगा। बिफोर एवरी रिकैपिंग, रिकैपिंग करने से पहले कम से कम 2 मीटर का पोर्शन आपको रोप का काट कर फेंक देना है। ठीक है, वो टेस्ट के लिए 3 मीटर था, लेकिन रिकैपिंग के लिए क्या बोल रहा है, रोप के एक सिरे में जहाँ कैपिंग लगा हुआ है उसके 2 मीटर वाले भाग को काट कर फेंक देना है। 3 मीटर और 2 मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, जब टेस्ट करेंगे तो 3 मीटर काटेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, लेकिन रिकैपिंग करना है तो 2 मीटर वाला पोर्शन काट कर फेंक देंगे। सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर का 6 साल, है ना, 6 साल उसका लाइफ होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, 6 साल उसका लाइफ है सस्पेंशन गियर का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सस्पेंशन गियर इंपॉर्टेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 10। ठीक है, सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर थ्रेडेड जॉइंट है तो क्या बोल रहा है, 15 से कम नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सस्पेंशन गियर का 10 से कम नहीं होना चाहिए। 2 मीटर वाला फेंकना नहीं है, मतलब हटा देना है फिर नया रिकैपिंग करना है, फेंकना नहीं है। मतलब क्या है, रिकैपिंग कर रहे हैं मतलब एक सिरा जो है उसको फिर से रिकैपिंग करोगे, है ना, दोबारा उसको मोड़ोगे या केज में डालने लायक बनाओगे, तो 2 मीटर वाला पोर्शन हटा देना है जो यूज हो रहा था अभी तक। एक ये 15 हो गया अगर थ्रेडेड जॉइंट है तो। जितने भी केज चेन्स है, सस्पेंशन गियर्स है, डिटैचिंग हुक है, उसे क्लीन करना है हर 6 महीने में। ठीक है, वन एटलीस्ट इन एवरी 6 महीने में। और ये डिटैच, अगर सिंकिंग शाफ्ट हो रहा है, एक क्या था, जो भी सस्पेंशन गियर है उसको क्या कर रहे हैं अपन, 6 महीने में कर रहे हैं, लेकिन यदि सिंकिंग शाफ्ट हो रहा है तो डिटैचिंग हुक वगैरह जो भी है उसको क्या करेंगे, हर वीक अपन करेंगे एग्जामिन, है ना, एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन एवरी 6 वीक। रिकैपिंग में 2 मीटर, हाँ, ठीक है, 2 मीटर हटाना है। और जो भी डिटैचिंग प्लेट वगैरह है, बेल है, प्लेट है, उसको एग्जामिन क्या करेंगे, हर 30 डेज में। ये डेज वाले चीज है, इंपॉर्टेंट है ना।
तो डेज वाले जो बोल रहे हो याद नहीं हो रहा है, अभी भी वक्त है, एक पेज में लिखो, तकिया के नीचे रखो, ठीक है। डेली सोने के बाद और सुबह उठने से पहले पढ़ो, याद हो जाएगा। ये हो गया प्रिकॉशन आफ्टर रिकैपिंग। रिकैपिंग करने के बाद अपने को क्या प्रिकॉशन करना है, 5 ट्रिप अप और डाउन करना है, ठीक है, 5 ट्रिप ऊपर नीचे करना है। रिकैपिंग कर दिए, उसके बाद टेस्ट करेंगे भैया, प्रिकॉशन लेंगे, 5 ट्रिप ऊपर नीचे देख के कहीं रोप टूट तो नहीं रहा है। अब ये एग्जामिनेशन वाला है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि एग्जामिनेशन वाला है 24 घंटे में, एटलीस्ट नहीं, अभी 24 घंटा, 7 दिन, 30 दिन और 12 मंथ, है ना। हर 24 घंटे में क्या करेंगे, वाइंडिंग रोप को चेक करेंगे, ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर चेक करेंगे, एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर इन द शाफ्ट एंड एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग apparatus। ये हर 24 घंटे में करना है। इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक ब्रेक हर 24 घंटे में करना है, कि ब्रेक सही है कि नहीं, है ना। ब्रेक खराब हुआ मतलब खेल खत्म। हर 7 दिन में क्या करना है, वाइंडिंग रोप को चेक करना है। उस कैसे चेक करेंगे, ऊपर करके रोप को पास करेंगे हर 1 मीटर पर सेकंड में, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड में। और क्या बोल रहा है, 30 दिन में क्या करना है, फिर वाइंडिंग रोप को 30 दिन में भी करना है, जब रोप का स्पीड क्या रखेंगे, 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 24 घंटा, 7 दिन, 30 दिन। अब 12 महीने में क्या करना है, वाइंडिंग इंजन को चेक करेंगे हर साल, उसके इंटरनल पार्ट्स को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये चीजें, बढ़िया लिख लो कि हर 24 घंटे में क्या चेक करेंगे, 12 घंटा में क्या करेंगे। ओके। गेट एंड फेंसेस देखा जाए तो एट एवरी लैंडिंग, हाँ, बाईपास, बाईपास समझ रहे हैं, ये जो आपका एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए जो बाईपास बनाते हैं, तो उसका क्या बोल रहा है, हाइट क्या होना चाहिए, 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाईपास मतलब जाने का रास्ता है ना, इसका हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और वाइड क्या होना चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाईपास भी याद रखना है, लैंडिंग में रहता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। कोई भी एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का एज बताओ, एडोलेसेंट किसे कहते हैं ना, एडोलेसेंट का आंसर बताओ क्या है। बाईपास, पास बाई, बाईपास तो लिखा था बॉस, बाईपास है ना, बाईपास। एडोलेसेंट का एज बताओ, कितने साल के बच्चे को एडोलेसेंट कहते हैं। सेल डिसेंड और असेंड शाफ्ट इन केज अदर मींस ऑफ कन्वेंस अनलेस अकम्प्लाइड बाय वन और मोर। मतलब कोई भी लड़का को शाफ्ट में आने जाने नहीं देंगे जब तक कि वो किसी किसी एडल्ट के साथ ना रहे। 18 नहीं बाबू, 18 नहीं है, 16 ही है, 16 है या 15 है। 15 to 18, यस, ये आंसर सही लग रहा है, 15 से 18, या 15 के बाद 14। लो बेटा, कंफ्यूजन। हु हैव कंप्लीटेड 16 ईयर। कोई सर्च करो यार गूगल एडोलेसेंट, चलो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। 16 to 18 या 15 to 18 है ऐसा कुछ। चलिए कॉलेज में आ जाते हैं ना, 16 है, हाँ, 16 to 18 है सर। देख लेना यार एडोलेसेंट, कल क्लियर कर लेना। कॉलेज रोडवे, कॉलेज रोड में देखिए क्या है, जो भी रोडवे है वो एडिक्वेट डायमेंशन का रहेगा, ठीक है, प्रॉपरली। अगर ट्रैक रेल लगा हुआ है तो प्रॉपरली लेड रहेगा, ये तो चलो कॉमन सेंस वाली बात है। नो पर्सन एडजस्ट और मूविंग अ रोप, है ना, ड्रम और पुल्ली, ड्रम और पुल्ली में रोप घूम रहा है तो ये नहीं कि होशियार बन के उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। सर बाई पास और पास बाई कंफर्म करे प्लीज, एक ही चीज है यार, बाई पास और पास बाई भाई। तो ट्रेनर 16 साल का होता तो वो उतरता होगा ना स्टाफ में। हाँ वही एडल्ट के साथ उतरेगा, अकेले नहीं उतरेगा ट्रेनी। ठीक है, रोप रोप मूव कर रहा है, उसको एडजस्ट नहीं करना है। एवरी इंक्लाइन, हाँ, स्टॉप ब्लॉक, स्टॉप ब्लॉक क्वेश्चन ऐसा बनता है, स्टॉप ब्लॉक कहाँ रहता है, तो टॉप में रहता है, ठीक है, हॉलेज के इंक्लाइन के हमेशा टॉप में रहेगा स्टॉप ब्लॉक। वो किस लिए काम आता है, टब को अरेस्ट करने के लिए फ्रॉम रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एक फाटक जैसा स्टॉप ब्लॉक। बताओ यार, ये एक नहीं है, वो क्या बोल रहा है, बाई पास और पास बाई, इसका आंसर थोड़ा बताओ यार,
कंफ्यूजन हो रहा है ना? इसको लिखो, कंफर्म करो। क्या विड्थ में 1.5 मीटर 1.2 मीटर है? अभी देखे तो थे यार। चौड़ाई 1.2 मीटर है, 1.8 इंटू 1.2, इस तरीके से याद करो, है ना? दो शाफ्ट को ज्वाइन करने वाले रोड को पास बाई कहते हैं। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक, ये अच्छा चीज एक बताया भाई। ये तो 13 से 17 को एडोलेसेंट बोल दिया भाई। ये मीन्स ऑफ एसेस से मिलेगा ना? 1 मिनट यार, 1 मिनट ना। लेकिन यार टाइम भी तो बर्बाद होता है ना। कहाँ गया ये? सत्संग। हम वॉकेबल पासेज बोलते हैं यार, जो तुम बोल रहे हो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को। हम्म, एक देखो, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जोड़ने वाले को वॉकेबल पासेज बोल रहा है, ठीक है? तो वही पास बाई, बाईपास, 1.8 इंटू 1.5। 1 मिनट, 1 मिनट भाई। पास बाई नहीं, वॉकेबल पासेज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है? इसको पास बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है? दो शाफ्ट या इंक्लाइन को जोड़ने वाले रास्ते को वॉकेबल पासेज बोलते हैं, पास बाई भी बोल सकते हैं, जो 1.8 इंटू 1.5 है, ठीक है? और बाईपास जो है वो एक ही शाफ्ट में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने वाला चीज है, वो 1.8 इंटू 1.2 है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो सही है। पास बाई क्या हो गया? वॉकेबल पासेज रख दो। ठीक है, पास बाई वॉकेबल पासेज जो दो शाफ्ट या इंक्लाइन को जोड़ता है। और बाईपास क्या हो गया? एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने वाले रास्ते को बाईपास बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। वॉकेबल पासेज या पास बाई, हाँ, बाईपास। हॉलेज 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 हॉलेज। हॉलेज, हाँ। अपन कहाँ थे? स्टॉप ब्लॉक। क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है? स्टॉप ब्लॉक कहाँ यूज होता है? टॉप में यूज होता है? किस लिए यूज होता है? टब को अरेस्ट करने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल से। ठीक है, ये हो गया। एटलीस्ट वन रन अवे स्विच हमेशा स्टॉप ब्लॉक के साथ लगा रहता है। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक के जस्ट नीचे रहेगा। कितने दूरी पे रहेगा? सेट ऑफ टब से ज्यादा रहेगा, और लेकिन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर। यानी कि भैया स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच के बीच की दूरी बोल रहा है कितना होना चाहिए? सेट ऑफ टब से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ज्यादा होना चाहिए तो कितना ज्यादा होना चाहिए? +10 मीटर। ठीक है, सेट ऑफ टब +10 मीटर। ये हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, आता है, इजी भी है, याद हो गया होगा सबको। ये हो गया। अब ये ड्रैग ड्रैग, ये सब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये ड्रैग, बैक स्टे, स्टॉप ब्लॉक, रन अवे स्विच, ये किस में यूज होता है? वाइंडिंग में यूज होता है, हॉलेज में यूज होता है, या दोनों में यूज होता है? तो ये सब भाई हॉलेज की चीजें हैं, ट्रैक वाली चीजें हैं ना, ये सब ध्यान रखना है। तो बैक स्टे कहाँ यूज होता है भैया? असेंडिंग सेट ऑफ टब्स, मतलब तब के पीछे में जो लटकते रहता है, बैक स्टे। ड्रैग मतलब घसीटना होता है, ठीक है? घसीटते रहता है वो। किस में रहता है? बिहाइंड, पीछे में रहता है। किस लिए यूज होता है? फॉर प्रिवेंटिंग द टब रनिंग बैक, पीछे तरफ ना, मतलब रास्ता टूटा तो टब पीछे लुढ़क ना जाए, इसलिए यूज होता है बैक स्टे। ये हो गया। और एंडलेस रोप में क्या यूज होता है? ऑटोमेटिक कैचेस। ठीक है, ऑटोमेटिक कैचेस यूज होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडलेस रोप में कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? या ये भी पूछ सकता है कि ऑटोमेटिक कैचेस किस हॉलेज में यूज होता है? ठीक है, तो एंडलेस रोप हॉलेज में आपका ऑटोमेटिक कैचेस यूज होता है। किस लिए यूज होता है? टू प्रिवेंट द असेंडिंग टब्स रनिंग बैक, जो टब्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो पीछे तरफ लुढ़क ना जाए, इसलिए ऑटोमेटिक कैचेस यूज होता है। किसमें? एंडलेस रूप में। सेफ्टी डिवाइस का कंफ्यूजन कैसे दूर करें? कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, सोने के बाद उठने से पहले।
ठीक है, क्योंकि यार देखो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये तो नाम से ही पता चलता है कि असेंडिंग पीछे ही रहेगा। एंडलेस रोप एक अलग सा है, ऑटोमेटिक कैचेस। ठीक। और ये स्टॉप ब्लॉक तो यार कॉमन सेंस है कि हमारा ऊपर में ही रहेगा टॉप में, और तब नीचे आउट ऑफ कंट्रोल बह ना जाए। ठीक, ये है। रन अवे स्विच स्टॉप ब्लॉक के साथ रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। अब ये देखो, जैज रेल, सेफ्टी हुक्स, अदर सुटेबल किस लिए यूज होता है? रन अवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको एक नोट्स बनाओ, देखते रहो, कैसे नहीं याद होगा यार। ठीक है। तो तब रीरेलर कहाँ यूज होता है? हर 250 मीटर में। तब रीरेलर कितने इंटरवल में रहेगा? 250 मीटर में। देखो ये सब इसी तरीके का क्वेश्चन यूज होगा। सेफ्टी हुक, जैज रेल किस लिए यूज किया जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन अवे होने से बचाने के लिए। ठीक है। नहीं यार देखो, जो चीज कंफ्यूज करता है ना, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको बार बार देखो ना। अब तो समय नहीं है, 3-4 दिन समय है, डेली एक बार देख लो तो याद रहेगा। वो कैसे, इंसान हो, भूलते हो, वो प्रवृत्ति है इंसान की, भूलना प्रवृत्ति है। कोई अपन वो जादू तो अपने को मिला नहीं है कि रोहित है अपन, है ना। तो थोड़ा सा बार बार देखो कि याद होगा, ऐसा तो उसी से याद होगा। ठीक। अब ये फिर से देखो, टू रैप। टू रैप मतलब लोअर, टू रैप लोअर एकदम दिमाग में घुसेड़ लो। वन रैप में स्टॉप अगर मोशन में है, थ्री रैप में ये हॉलेज का कंडीशन है, ये भी। अब बोलोगे इसमें भी कंफ्यूज वाला चीज है, मैं मानता हूँ, तो ये भी उसी से ठीक होगा, है ना, कि हॉलेज में क्या है, वाइंडिंग में क्या है। लेकिन टू रैप लोअर है, ये दिमाग में डाल लो कि लोअर वन रैप हो ही नहीं सकता, थ्री रैप लोअर हो ही नहीं सकता। तो वन रैप स्टॉप रेस, है ना, इस तरीके से कर लो। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन सर मुझे? कॉलेज प्लस फाइंडिंग 30 to 40%। अच्छा हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ये हो गया, हो गया। अब देखो, टेलीफोन कब लगाया जाता है? 300 मीटर से ज़्यादा दूरी बढ़ता है हॉलेज रोडवे का तो टेलीफोन लगाया जाता है। 30 मीटर से ज़्यादा है तो सिग्नल लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिग्नल वायर का वोल्ट कितना होना चाहिए? 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। एवरी गैस इज सेम थर्ड और सेकंड डिग्री का। हाँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड और थर्ड डिग्री में जो भी सिग्नल सिस्टम है या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, वो क्या होगा? इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स क्या होता है? जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स है, सिग्नलिंग छोटा ऑपरेटर्स, टेलीफोन छोटा ऑपरेटर्स। छोटे ऑपरेटर्स में क्या होता है? इंट्रिंसिकली सेफ होता है। बड़े ऑपरेटर्स फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। कोई भी पर्सन हॉलेज मोशन में है तो मैन होल 10 मीटर, मैन होल नॉट मोर देन 10 मीटर। ठीक है, मैन होल जो बनाया जाएगा हॉलेज में वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। अब लेस देन 1/6 है, ठीक है, 1/6 से कम है तो मैन होल का इंटरवल क्या बढ़ जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, मतलब फ्लैट होते जा रहा है। लेस देन 1/6 है, मतलब फ्लैट होते जा रहा है। जैसे जैसे फ्लैट होगा मतलब हम दौड़ के मैन होल में आसानी से घुस सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, मैन होल का पहले क्या बोल रहा है? 10 मीटर है। लेकिन जैसे जैसे ये फ्लैट होते जाएगा, मतलब 1/6 से कम होते जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर होगा, क्योंकि हम ढाल नहीं, फ्लैट जगह में आसानी से दौड़ के घुस जाते हैं। अब ये है 1.8, 1.2, और विड्थ क्या है? 0.75 से 1 मीटर, है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है, 0.75 से 1 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आएगा। वेयर द रोडवे इज लेस देन 1.8 मीटर हाइट, मैन होल्स में बी मेड टू द हाइट ऑफ रोडवे। अगर हाइट ही कम है 1.8 मीटर से, तो जितना हाइट है उतना पूरा कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। बल्कि अब तो इतना एग्जाम दे चुके हो तो इसको तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। व्हाइट वॉश करेंगे मैन होल में और दोनों तरफ, मैन होल के बाहर 0.3 मीटर तक। ठीक है, मैन होल वन साइड ऑफ द हॉलेज रोडवे। जो कोशिश इतना करेंगे कि मैन होल एक ही एक ही तरफ रहे, है ना, हॉलेज रोडवे के एक ही तरफ रहे। एक्सेप्ट वेयर हॉलेज एंडलेस रोप और चेन, द हॉलेज रोप इन मोशन, टेक शेल्टर मोशन। ठीक है, शेल्टर लेंगे। मैन होल में क्या करते हैं अपन? शेल्टर लेते हैं। अब जो नंबर ऑफ टब्स होते हैं, सेट ऑफ टब हो गया। ठीक है, ये सेट ऑफ टब हो गया, तो इसमें जो नंबर ऑफ टब होते हैं वो कौन फिक्स करेगा? मैनेजर करेगा। ठीक है, कि एक हॉलेज में कितने नंबर ऑफ टब्स रहेंगे वो कौन फिक्स करता है? मैनेजर। ये हो गया। जहां भी अपना टब कपल और अनकपल हो रहा है वहां स्पेस होना चाहिए बगल में कम से कम 1 मीटर का। ठीक है, नॉट लेस देन 1 मीटर। किसके किसके बीच में? बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे। ठीक है,
ये आपका रोडवे है, यहाँ टब को कपलिंग और अनकपलिंग हो रहा है, तो टब और एक साइड रोडवे में कितना मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए 1 मीटर। 1/6 से कम मतलब 1/7, 1/8 एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात है ना, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये हो गया। और व्हेन एनी रोडवे फेसेस डायरेक्ट लाइन ऑफ हॉलेज, डायरेक्ट लाइन होगा हॉलेज ट्रैक में अगर कोई भी रोडवे, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बफर लगाया जाएगा वहाँ। मतलब क्या बोलना चाहिए, हॉलेज है वो डायरेक्ट रोडवे के उसमें आ जा रहा है, ठीक है, रोडवे के उसमें आ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बफर लगाएंगे ताकि रोडवे में गड़बड़ ना हो। स्टॉप ब्लॉक और को नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रैमिंग रोडवे ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोड और रोडवे। मेन हॉलेज क्या है, जो आपका रास्ता से आता है, फिर यहाँ से ब्रांचिंग ऑफ हो गया ट्रैमिंग रोड है, मतलब यहाँ से आदमी लोग ढकेल करके ले जाएंगे, ठीक है, फ्लैट जगह है, तो यहाँ पर भी अपना क्या रहेगा, स्टॉप ब्लॉक लगेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी टाइमिंग रोडवे ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज, ठीक है, ये रास्ता से यहाँ तक आया हॉलेज, फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, ढकेल करके ले जाएंगे, ट्रैमिंग करेंगे, तो उस जगह पे भी स्टॉप ब्लॉक रहेगा। ये हो गया ट्रैवलिंग रोडवे, देखियो जो आने जाने का रास्ता है, ये भी आपके सिलेबस में है। ओके, ट्रैवलिंग रोडवे। तो ट्रैवलिंग रोडवे भाई अपने को पता है कि ट्रैवलिंग रोडवे का हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 30, 45, 60, ये क्वेश्चन आया भी था, इसको बार बार इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कि 30 में अपन स्टेप लगा देंगे, 45 में स्टेप के साथ अपन क्या कर देंगे, हैंड रेल भी रहेगा, और 60 में हैंड रेल के अलावा एक प्लेटफॉर्म भी रहेगा हर 10 मीटर में। ठीक है, तो 30, 45, 60 अपने को इंक्लिनेशन याद रखना है, क्वेश्चन शायद आया था WCL में या किसी एग्जाम में, जो किसी ने गलती भी किया था, एक जन का फोन आया था। ठीक है, तो 30 में सिर्फ सीढ़ी रहेगा, 45 में सीढ़ी के साथ हाथ में पकड़ने वाला भी रहेगा, 60 में क्या बोल रहा है, हर 10 मीटर में एक प्लेटफॉर्म बना देगा। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। क्रॉस ओवर अंडर ब्रिज रहेगा। ट्रैवलिंग रोडवे में मान लो आपका वो मिल रहा है हॉलेज, मान लो ये चलने वाला रास्ता है और ये हॉलेज रोडवे है, ठीक है, जिससे टप जाता है, तो यहाँ पर या तो ओवर ब्रिज बना दो या अंडर ब्रिज बना दो, ताकि हॉलेज जो है 9 मीटर पे प्लेटफॉर्म शाफ्ट में अगर लैडर यूज हो रहा है वहां 9 मीटर पे रहता है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग रोडवे है, मतलब इंक्लाइन। यहाँ हॉलेज में, ठीक है, जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं वो ट्रैवलिंग रोडवे हो गया, और 9 मीटर वाला जो आप बोल रहे हो वो शाफ्ट में सीढ़ी रहता है, तो सीढ़ी में बीच बीच में 9 मीटर में अपन करते हैं, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना सीढ़ी का इंक्लिनेशन। वो शाफ्ट का केस है, ये अभी हम लोग हॉलेज इंक्लाइन पढ़ रहे हैं। 10 मीटर क्लियर हो गया। ये सुटेबल गार्ड्स, कुछ देवें सर का मैसेज तो नहीं आया है। अब देखो ये मैन राइडिंग वाला सिस्टम है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर प्रोवाइड करेंगे। मैन राइडिंग सिस्टम कब प्रोवाइड करेंगे, जब 1 किलोमीटर से ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा चलने का। टब्स एंड देयर मूवमेंट, मतलब टब्स का, दो टब्स के बीच के इनर मोस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑन एवरी साइड टिपिंग टब्स, मतलब जो अपना ट्रक देखे होंगे साइड से कोयला जो गिरता है, ठीक है, सेफ्टी कैचेस, सेफ्टी कैचेस कहाँ लगे रहेंगे, शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टिपिंग, है ना, साइड से जो कोयला गिराता है टब, उसमें सेफ्टी कैचेस लगे रहेंगे ताकि एक्सीडेंटली कोयला ना गिर जाए। ये हो गया। 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टब है वो कितना दिन में एग्जामिन किया जाएगा, 14 दिन में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, जो भी एवरी टब जो भी है उसको हर कितना दिन में, 14 दिन में एग्जामिन किया जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, कपलिंग, टब के साथ जो कपलिंग है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 दूनी 14, टब से रिलेटेड याद रखो, 7 उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और एग्जामिनेशन उसका 7 दूनी 14। कुछ भी आप ट्रिक बनाइए वो आपका है ना। into such a when the distance between them at any time is less than 2 tubs shall be, हाँ, दो टब एक दूसरे के पास कब कहलाएंगे, है ना, दो टब को ढकेला जा रहा है तो वो एक दूसरे से पास तब कहलाएंगे जब वो 10 मीटर के पास, 10 मीटर से कम हो गया तो वो बोलेंगे क्लोज सक्सेशन है भाई, दूर दूर ढकेलो। अच्छा, ठीक है, खींचते हैं इसको, खत्म करते हैं फिर। नो पर्सन वाइल टेकिंग टब, हाँ, 1/20, ठीक है, 1/20 से ज्यादा अगर ग्रेडियंट है, 1/20 से ज्यादा ग्रेडियंट है तो टब के आगे नहीं आना है अपने को। टब के आगे कब आना है, ढकेल के ले जा रहे हैं, ट्रेमिंग कर रहे हैं, तो टब के आगे कब नहीं आना है, जब 1/20 से ज्यादा ग्रेडियंट है। ठीक है,
एक्सीडिंग 1/20, 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट तब के आगे नहीं आना है। और पीछे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, पीछे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, स्प्रैग्स हम बताए थे, ठीक है। एक स्प्रैग्स जब तक नहीं रहेगा, इस तरीके एक स्प्रैग्स रहता है जो उसको स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। टायर में ऐसा लगा देते हैं, तो स्प्रैग्स यूज करेंगे अगर पीछे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ स्प्रैग्स रहेगा, प्रोवाइडेड किया जाएगा। एवरी टाइम व्हेन स्टैंडिंग ऑन ट्रैक 1/20 सेल, अगर 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट में तब हमारा खड़ा है तो वो क्या करेगा, ब्रेक उसमें रहना चाहिए, इफेक्टिवली ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। या उसको ब्लॉक कर दो, चेन से बांध दो, कुछ भी करो, मतलब उसको ऐसी छोड़ मत दो कि टब है भैया 1/20 से ज़्यादा है तो वो ढुलक सकता है। ये हो गया आपका। नो पर्सन सेल राइड ऑन टब और हॉलेज रोप, ठीक है। तो कोई होशियार लोग होते हैं टब में बैठकर घूमते हैं, तो वो नहीं करना है। ब्रेक और हॉलेज इंजन इफेक्टिव ब्रेक होगा वो तो ठीक है। हॉलेज रोप, हॉलेज रोप जो है सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज रोप का 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज रोप का 8 से कम नहीं होना चाहिए। वाइंडिंग रोप में कितना था, 10 था ना, देखो अभी तो पड़े 10 था। वाइंडिंग रोप का जो भी था 10 था शायद। और इस हॉलेज का क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 है, ठीक। वाइंडिंग रोप 10 और हॉलेज रोप 8, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि वाइंडिंग रोप का क्या है, हॉलेज रोप का क्या है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये लोग कहाँ से आ गए, यहाँ भी देखो रिकैपिंग, यहाँ भी 6 मंथ में हो रहा था, वहाँ भी 6 मंथ में हो रहा था। कोई भी स्प्लाइस रोप हॉलेज रोप में यूज नहीं होगा, अच्छी बात है। रोडवे कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर की बात करें तो बिटवीन द कन्वेयर, बाकी बेल्ट कन्वेयर का अलग से भी आप लोगों का क्लास हुआ है, बाकी सीएमआर से रिलेटेड ये सब चीजें है ना। बिटवीन द कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ द रोडवे 1 मीटर, ठीक है। आपका चलने का रास्ता है, बेल्ट कन्वेयर भी है, तो बेल्ट कन्वेयर और एक साइड में क्या होना चाहिए, 1 मीटर का वाइड स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया सीक्वेंशियल कंट्रोल। ये क्वेश्चन आता है, सीक्वेंशियल कंट्रोल किससे रिलेटेड है, बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड है। सीक्वेंशियल कंट्रोल पहले ही बताया जा चुका है, या तो एक के बाद एक खिलेगा, या तो पहले एक चालू होगा, फिर दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा चालू होगा, एक ये हो गया। और क्या, एक में भी प्रॉब्लम होगा तो सारे रुक जाएंगे। पुल कॉर्ड पूरा अलोंग द बेल्ट कन्वेयर रहता है, कॉर्ड रहता है, उसको अपन खींच देंगे तो कहीं से भी बेल्ट कन्वेयर रुक जाएगा, ठीक है। पुल कॉर्ड किससे रिलेटेड है, आपका बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड है। ट्रांसमिटिंग सिग्नल 30 मीटर से ज्यादा बेल्ट कन्वेयर का दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसमिटिंग सिग्नल लगाया जाएगा वहाँ, ठीक है। ऑडियो विजुअल अलार्म, चालू करने से पहले ऑडियो विजुअल वार्निंग अलार्म लगेगा टू वार्न द पर्सन डेंजर ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, ये हो गया। कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा मैनेजर, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर का कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा मैनेजर। कम से कम 30 दिन पहले हम बेल्ट कन्वेयर लगाने वाले हैं, तो उसके 30 दिन पहले कम से कम क्या करेगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा कि देखो भैया ये हमने कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया है। इन केस द बेल्ट कन्वेयर इज टेंडर फॉर द पर्पज ऑफ मैन राइडिंग, हाँ, अगर बेल्ट कन्वेयर में मैन राइडिंग हम करना चाहते हैं तो मैनेजर क्या बनाएगा, फिर से कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा और उसको सबमिट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को कम से कम 90 दिन पहले। देखो ये 90 दिन वाला चीज है, अलग हो गया। बेल्ट कन्वेयर में आदमी बैठ के जाएगा, बड़ा चीज है, तो चीफ इंस्पेक्टर, बड़ा चीज में अपन किसको नोटिस देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को। और 90 दिन पहले बताएंगे कि हम बेल्ट कन्वेयर में आदमी को बैठाकर नीचे भेजना चाहते हैं। एडिक्वेट अरेंजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बेल्ट कन्वेयर ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड, हाँ, एक ऐसा अरेंजमेंट रहेगा ताकि बेल्ट कन्वेयर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए अगर बहुत ही ज्यादा बेल्ट और ड्रम में घर्षण हो रहा है तो। अगर कुछ ब्रेक हो गया बेल्ट तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, आग लग गया या बेल्ट में हीट हो गया तो भी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ये सब अरेंजमेंट रहेगा आपका बेल्ट में। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, देखो यहाँ भी 24 घंटा है, 7 दिन है, ठीक है। हर 24 घंटे में क्या करेंगे, हॉलेज इंजन को एग्जामिन करेंगे। ब्रेक, ब्रेक वहां भी 24 घंटा था। रोप और अदर अप्लायंसेस यूज, ये सब 24 घंटे में करेंगे। हर 7 दिन में ट्रैक, ट्रैक मतलब रेल वाला जो पटरी रहता है उसको चेक करेंगे, है ना। पावर ऑफ सेफ्टी कंट्रोलमेंट फिटेड देयर ऑन। 99, 99 क्या बोल रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। ओवरमैन करेगा, ड्यूटी किसका है, ओवरमैन या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन का। वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, जितने भी हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे है उसको ओवरमैन या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हर 7 दिन में एग्जामिन करेगा, ठीक है। नॉर्मल ट्रेवलिंग रोडवे है। और एक चीज हम पढ़े थे कि 2 ठो रोडवे है, एक ठो यूज नहीं होता तो उसमें सरदार करता था, लेकिन ये क्या है, ट्रेवलिंग रोडवे है और हॉलेज रोडवे है, इसको ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा हर 7 दिन में।
गया क्या यार, मैं दूसरे के घर में हूँ, चार्जर भी नहीं लाया हूँ। नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स 1 इन 15। 1 इन 15, ठीक है। लोकोमोटिव कहाँ यूज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है, जहाँ 1 इन 15 से ज्यादा ग्रेडियंट है। और कोई भी बंदा जब तक मैनेजर ऑथराइज नहीं करेगा लोकोमोटिव को नहीं चलाएगा, ठीक है। शंटिंग ऑपरेशन मैंने बताया था, जब पीछे की तरफ जाता है तो तभी आपका इंजन पीछे रहेगा लोकोमोटिव का, बाकी हमेशा रहेगा। रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर, ये 101 रेगुलेशन है, उसको नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। ये रेगुलेशन 101 है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। मूवमेंट ऑफ वैगन्स, द मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, ये तो कोई खास नहीं था। नो मटेरियल शैल बी प्लेस्ड और डंप्ड विदिन 1.2 मीटर ऑफ आइदर साइड ऑफ द ट्रैक और रेल, रेल का जो ट्रैक है जिसमें अपन वो चलता है, रेल और ट्रैक जिसमें हमारा चलता है, उसका क्या बोल रहा है, उसके 1.2 मीटर तक कुछ भी कचड़ा फचड़ा अपन नहीं फेंकेंगे, ठीक है। और जहाँ फेंसिंग एंड गेट्स, देखो ये 15 मीटर इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है 15 मीटर, कहाँ से, हॉलेज रोड वे है, ठीक है, हॉलेज रोड है, रेल लाइन है या कुछ भी है, उससे 15 मीटर तक अगर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, बिल्डिंग वगैरह है, तो वहां अपन क्या कर देंगे, मेंटेन बिल्डिंग, फेंसिंग कर देंगे, ठीक है, फेंसिंग कर देंगे। ये बिल्डिंग है और यहाँ हमारा हॉल रेड है या रेल है, तो वहां भी अपन क्या कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे, ताकि ये बिल्डिंग वाला इधर ना आ सके। 110 था क्या, 101, 101 यार कल कर लेते हैं।